गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में। और बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में क्लास 12th का इंग्लिश कोर का ना फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लोस्ट स्प्रिंग, और इसके ऑथर हैं अनीस जंग। बच्चों, आज इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एमसीक्यू प्रश्न, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, वो सभी प्रश्न मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ। दरअसल ये जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, ये 2 पार्ट में है। अर्थात ये एक कहते हैं ना, चिल्ड्रेन के जो चाइल्डहुड होते हैं, यानी बचपना जो होता है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, पार्ट ए पार्ट बी में। एक में रैक पिकर्स का जिक्र किया गया, दूसरे में बैंगल मेकर्स का जिक्र किया गया है। ठीक है, चलते हैं हम लोग डायरेक्ट प्रश्नों पर बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन कहता है, हु इज़ द ऑथर ऑफ लोस्ट स्प्रिंग? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, जेम्स बॉन्ड, विलियम डगलस, अल्फोंसी डाउडेट एंड अनीस जंग। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन डी, अनीस जंग। ये तो ऑलरेडी मैंने पहले बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 कहता है, अनीस जंग वॉज बोर्न इन, है ना, अनीस जंग का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है, चेन्नई, हैदराबाद, राउरकेला या गुजरात। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन सी, राउरकेला में हुआ था इनका जन्म। ठीक है ना, हैदराबाद में तो उनका जो है सो बचपना बीता था, लेकिन जो जन्म लिए थे वो राउरकेला में लिए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। कहता है, दिस स्टोरी इज एक्सर्प्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर? यह जो स्टोरी लिया गया है, ये ऑथर की किस बुक से लिया गया है? ऑप्शन दिया है, लोस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोरीज अ स्टोलन चाइल्डहुड, मेन एंड माउंटेन, ब्रेकिंग द साइलेंस या मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोस्ट स्प्रिंग, अ स्टोरीज अ स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक है, इस बुक से ही ये जो कहानी है लिया गया है। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलेंगे। 4 में कहता है, व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी लोस्ट स्प्रिंग? लोस्ट स्प्रिंग स्टोरी में ऑथर जो है क्या एनालाइज करता है, क्या विश्लेषण करता है, किस चीज़ के बारे में एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है? ऑप्शन दिया हुआ है, एक्यूट पॉवर्टी, अत्यधिक गरीबी, ट्रेडिशन, परंपरा के बारे में, एक्सप्लोटेशन ऑफ लाइफ ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के जीवन का जो शोषण हो रहा है उसका जिक्र किया गया है, डी ऑल ऑफ दीज या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इस कहानी में जो अनीस जंग है ऑथर, लोस्ट स्प्रिंग नामक चैप्टर में, इसमें ऑथर जो है एक्यूट पॉवर्टी, ट्रेडिशंस और एक्सप्लोटेशन ऑफ लाइफ ऑफ चिल्ड्रेन के बारे में एनालाइज किया है, उसमें विश्लेषण किया है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। कहता है, व्हाट फैक्टर्स, है ना, व्हाट फैक्टर्स द चिल्ड्रेन टू लीव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लोइटेशन? कहता है, बच्चों को, बच्चों के जीवन को जीने के लिए, है ना, शोषित जीवन जीने के लिए कौन मजबूर करता है ना, क्या मजबूर करता है? आखिरकार बच्चे एक शोषित भरा जीवन क्यों जीने के लिए मजबूर होते हैं, क्या कारण है वो? पहला है, क्या टीचर्स इसका रीजन है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, ट्रेडिशंस या फिर पेरेंट्स? तो बच्चे जो अपना शोषित जीवन जीना जो जीते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है ऑप्शन बी, एक्सट्रीम पॉवर्टी। अत्यधिक गरीबी के वजह से बच्चे जो हैं एक शोषित भरा जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलेंगे। ठीक है, 6 में कहता है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स? पेरेंट्स के लिए गार्बेज का अर्थ क्या है ना, गार्बेज का मतलब क्या है इसके अनुसार, ऑथर के अनुसार? ऑप्शन दिया है, मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट, बी में दिया हुआ है मीन्स ऑफ जॉय, मीन्स ऑफ सॉरो या मीन्स ऑफ सर्वाइवल। देखिए, पेरेंट्स के लिए जो गार्बेज है वो क्या है? मीन्स ऑफ सर्वाइवल, मतलब एक जीवन जीने का साधन है। अगर गार्बेज से वो प्लास्टिक वगैरह नहीं चुनेगा तो उसका जीवन कैसे चलेगा, उसके रोज़मर्रे की ज़िंदगी कैसे चलेगा? तो गार्बेज के लिए क्या है? मीन्स ऑफ सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब होता है जीवित रहने के लिए, मीन्स मतलब हो गया साधन। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 की ओर चलेंगे। कहता है कि हु वॉज साहेब? साहेब कौन था? अ शॉपकीपर, अ सर्वेंट और रैक पिकर या डी में ऑल? तो सही जवाब है और रैक पिकर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलेंगे। कहता है, व्हाट वाज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स?
व्हाट वाज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स। ऑप्शन दिए हुए हैं, लिखेंगे एग, गोल्ड, कोइंस और टॉयज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग, गोल्ड, कॉइन्स एंड टॉयज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोल्ड। यहाँ पर साहिब जो है अनीस जंग जो है इसमें उनके द्वारा पूछने पर जब साहिब बताता है इसमें क्या ढूंढते हो तो उसके द्वारा बताया जाता है गोल्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलेंगे। कहता है इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश है। ऑप्शन दिया हुआ है यस, हाँ खुश है। यस ही अर्न्स मनी, हाँ वह पैसे कमाता है। नो अर्निंग, पैसे नहीं कमाता है ना। और डी में कहता है नो, नहीं खुश नहीं है। अर्निंग बट नो फ्रीडम, मतलब पैसे खुश तो नहीं है बट पैसे कमा रहा है लेकिन उसको फ्रीडम नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। कि अगर पूछा जाए कि साहेब इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल तो इसका सही जवाब होगा नो। ठीक है, लेकिन भाई खुश क्यों नहीं है, अर्निंग तो हो रहा है, अर्निंग बट नो फ्रीडम, है ना, पैसे कमा रहा है लेकिन उस पर आज़ादी नहीं है, जो पहले आज़ादी से वो घूमता रहता था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलेंगे। 10 में कहता है व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साहिब। साहिब का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन दिए हुए हैं, साहिब आजम, साहिब आलम, साहिब साजन, साहिब बाबर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी साहिब आलम। प्रश्न नंबर 11 की ओर चलेंगे। कहता है वाई डिड साहिब आलम नॉट गो टू स्कूल। साहिब आलम स्कूल क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं गया या क्यों नहीं जाता है। ठीक है ना, डिड लगा हुआ तो गया हो गया। ऑप्शन ए लिखा हुआ है नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि वो स्कूल जाने में पसंद के लिए वो इंटरेस्ट नहीं है, पसंद नहीं करता स्कूल जाना। ऑप्शन बी कहता है हैड नो मनी टू पे फी, अब स्कूल में पढ़ने के जो फ़ी लगते हैं उसके लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। वांटेड टू गो फॉर मूवी, और वह भाई इसलिए जाना पसंद नहीं करता स्कूल क्योंकि वो मूवी देखने जाना पसंद करता है। या वांटेड टू अर्न मनी, या वो पैसे कमाना पसंद करता है कूड़ा चुनकर। सवाल इसलिए पूछा गया है कि भाई साहिब आलम आखिर स्कूल क्यों नहीं जाता है। तो इसका सही जवाब है, देखिए वो बच्चे जो है पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते फ़ी को पे करने के लिए। तो इसका बी और जो ऑप्शन है वो भी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 12 की ओर चलेंगे। कहता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साहिब आलम। साहिब आलम का क्या मतलब होता है, ऑनर, रिच, पुअर मैन या लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो इसका डी आंसर होगा लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। प्रश्न नंबर 13 को चलेंगे। 13 में कहता है वेयर वॉज साहिब एम्प्लॉयड। साहिब जो है वो कहाँ एम्प्लॉयड होता है, कहाँ काम कर रहा होता है। एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी, एट अ साड़ी शॉप, एट अ ज्वेलरी शॉप, एट अ स्वीट शॉप। तो सही जवाब है एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी। सीमापुरी में एक टी स्टॉल है, वहीं पे काम करने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे। 14 कहता है व्हाई इज द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी। ऑथर जो है कूड़े को एक गोल्ड के समान जो है कूड़े के लिए, है ना, गार्बेज के लिए गोल्ड शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। बिकॉज ऑफ ज्वेल्स इन इट, क्योंकि वाकई में ज्वेलरी मिलती है क्या इसमें, किसमें, गार्बेज में। बिकॉज ऑफ जम्स इन इट, क्योंकि इसमें जेम्स मिलता है इसलिए। बिकॉज ऑफ गोल्ड इन इट, क्या इसमें वाकई में गोल्ड मिलता है। या बिकॉज ऑफ इट्स इनकैशमेंट वैल्यू। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बिकॉज ऑफ इट्स इनकैशमेंट वैल्यू। उसमें जो कुछ मिलता है उसको बेचकर उसे कुछ पैसे मिलते हैं, है ना। तो जिसमें पैसे मिलते हैं वो वैल्यूएबल हो गया, इसलिए उन सभी वस्तुओं के लिए गोल्ड शब्द का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 पे चलेंगे। 15 में कहता है व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी लोस्ट। लोस्ट स्टोरी लिखा हुआ यहाँ पे होगा लॉस्ट स्प्रिंग होगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्हाट डू द बॉयज अपीयर, बच्चे जो है कैसे दिखते हैं, लाइक टू द ऑथर, जैसा कि ऑथर ने देखा। इन द स्टोरी लोस्ट स्प्रिंग, जैसा कि लोस्ट स्प्रिंग कहानी में ऑथर ने बताया है। तो कैसे अपीयर होते हैं, कैसे लगते हैं, कैसे प्रतीत होता है ऑथर को। ऑप्शन दिया है मॉर्निंग क्रॉस, इवनिंग क्राउन, मॉर्निंग बर्ड्स या इवनिंग बर्ड्स। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन सी मॉर्निंग बर्ड्स, क्योंकि जिस प्रकार सुबह सुबह होने पर बहुत सारे बर्ड्स की जो झुंड है, ग्रुप्स है, वो आसमान में चारों ओर घूमने लगते हैं, मॉर्निंग सैर करते हैं। उसी तरह से मॉर्निंग में
जो रैक पिकर्स होते हैं वो पूरी झुंड में निकलते हैं और सभी घरों के गली गली में घूम घूम कर वो जो जहाँ पे गार्बेज डंप्स रखे होते हैं वहाँ पे जाके वो कूड़ा उड़ा इकट्ठ करके अपना जो भी बेचने लायक सामग्री होता है उसको उठा लेते हैं और फिर दोपहर होते होते गायब हो जाते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ऑथर जो है इसमें बॉयज़ को किससे कंपेयर किया, मॉर्निंग बर्ड्स से, है ना। ये ऐसे बर्ड्स से कंपेयर किया गया जो मॉर्निंग में निकलते हैं झुंड में, लेकिन नून आते आते वो क्या होते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वैसे ये बच्चे लोग भी क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं, जो रैक पिकिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेयर इज साहेब लीव नाउ, साहेब जो है अभी कहाँ रहता है ना, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। तो ऑप्शन दिया हुआ है इन सीमापुरी, इन फिरोजाबाद, इन ढाका, इन राउरकेला। तो इसका सही जवाब होगा इन सीमापुरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीमापुरी कहाँ है, दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है व्हाट डज द टाइटल लोस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज्ड, जो लोस्ट स्प्रिंग स्टोरी है, टाइटल जो है ये क्या सिंबलाइज करता है, क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है लोस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, ऑटम सीजन्स, लोस्ट मनी, लोस्ट एज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है वेयर हैज़ कम फ्रॉम साहिब, साहिब जो है कहाँ से आया है। ऑप्शन दिया हुआ है ए में दिल्ली, बी सीमापुरी, सी ढाका और डी फिरोजाबाद। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन सी, ढाका से आता है, जो बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलेंगे। कहता है वाई डिड साहेब गो स्क्रॉन्गिंग गार्बेज डम्प्स, साहेब जो है वो गार्बेज डम यानी कूड़ेदान को जो है सो उकड़ता पुकड़ता क्यों है ना, क्यों उकड़ता है। ऑप्शन होगा इसका टू फाइंड अ सिल्वर कॉइन, टू फाइंड अ सिल्वर कॉइन और रुपीस और 10 रुपीज़ नोट, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। वो कभी कभी सिल्वर कॉइन प्राप्त कर लेता है, कभी कभी 1 रुपीज़ या फिर 10 रुपीज़ का नोट भी वो प्राप्त कर लेता है। ठीक है। तो यही सब प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, गार्बेज डम्प्स को, जो गार्बेज है उसको स्क्रॉन्गिंग करता है, उसको उकड़ता पुकड़ता है, ताकि वहाँ से 1 रुपये या फिर सिल्वर कॉइन्स या फिर 10 रुपीज़ नोट जो उसको मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वाई डिड साहेब लीव हिज हाउस, साहेब जो है अपना घर क्यों छोड़ता है, क्यों छोड़ दिया। ऑप्शन ए कहता है बिकॉज ऑफ अ स्टॉर्म अवे हिज हाउस एंड फील्ड, है ना। स्ट्रोम अवे का मतलब बिकॉज द स्ट्रोम अवे, मतलब एक बहुत बड़ा तूफान आया, है ना, और हिज हाउस एंड फील्ड जो और उसको क्या किया, बहा करके ले गया। सेकेंड कहता है टू एंजॉय लाइफ ऑफ लेजियर, सी कहता है टू फाइंड फ्रेंड्स, टू गो टू कॉलेज। तो इसका सही जवाब है वो अपने घर को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि एक स्टॉर्म में, एक तूफान में, एक, है ना, एक आंधी में उसका घर और उसका ज़मीन क्या होता है, बह जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 अकॉर्डिंग टू द मदर, ये जो बात है ये उसकी माँ ने यही बताया था, इसलिए वो यहाँ पे आंसर उसका वही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है व्हाट फोर्स्ड साहेब टू बी अ रैक पिकर, है ना। साहेब को एक रैक पिकर बनने के लिए क्या ऐसी क्या चीज़ थी जो उसको मजबूर किया, मैंने पहले बताया। इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं ऑप्शन में, हार्ड वर्क, डेस्टिनी, पीपल अराउंड हिम या एक्यूट पोवर्टी। तो सही जवाब होगा बच्चों एक्यूट पोवर्टी, है ना। अत्यधिक गरीबी जो है वो साहेब को मजबूर कर दिया रैग पिकर बनने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 और चलेंगे। कहता है वेयर इज सीमापुरी, ऑप्शन दिया इन नोएडा, इन दिल्ली, इन हैदराबाद, इन चेन्नई। तो सीमापुरी कहाँ पड़ता है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा, यानी कि दिल्ली में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है वाई डिड साहेब लीव ढाका, साहेब जो है ढाका क्यों छोड़ता है। क्वेश्चन अगेन आ गया है, देखते हैं, लेकिन ऑप्शन चेंजिंग है। ऑप्शन ए कहता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्शन बी कहता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनफ फूड, ऑप्शन सी कहता है बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स, ऑप्शन डी कहता है बिकॉज ऑफ पेरेंट्स। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनफ फूड। उनको पर्याप्त वहाँ पे भोजन नहीं मिल रहा था, उसकी कमी हो गई थी। ठीक है। इसलिए वहाँ से बांग्लादेश से, ढाका से वो निकल कर इंडिया में आ गया और इंडिया बांग्लादेश की बाउंड्री सटी हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है द रैक पिकर्स वॉकिंग बेयर फुट बिकॉज, रैक पिकर्स जो है वो नंगे पैर चलते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी के कारण, ट्रेडिशंस, परंपरा के कारण, हैप्पीनेस, खुशी के कारण, या फिर
प्लेइंग खेलने के कारण। आखिरकार वो रैक पिकर जो है नंगे पैर क्यों घूमते हैं, विदाउट शूज़, है ना, विदाउट चप्पल्स। तो इसका सही रीजन जो है वो होगा ऑप्शन बी, ट्रेडिशंस। ठीक है, क्या है यहाँ पे इसका आंसर, ट्रेडिशंस। दरअसल जब अनीस जंग और साहिब के बीच में कन्वर्सेशन होता है तो वहाँ पूछा गया था कि आप लोग नंगे पैर क्यों घूमते हैं, आपके पास चप्पल्स नहीं हैं। तो साहिब के द्वारा बताया जाता है कि भाई चप्पल्स तो हैं लेकिन वो अलमारी के ऊपर रख दिया गया है और माँ जो है सो उसको उतारती नहीं है। दरअसल उनके यहाँ जो है, और चप्पल मिलने पर भी जो है ना ये लोग पहनते नहीं जल्दी, ट्रेडिशन बन चुका है इनका कुल मिलाकर के देखें तो। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है हाउ मेनी रैक पिकर्स लिव इन सीमापुरी। कितने रैक पिकर्स जो हैं सो सीमापुरी में रहते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा अबाउट 10,000, अबाउट 20,000, अबाउट 30,000 या अबाउट 15,000। ठीक है, तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, अबाउट 10,000, अबाउट 20,000, अबाउट 30,000 या फिर अबाउट 15,000। मेरे ख्याल से इसमें जो आंसर होगा ये अबाउट 10,000 होगा, है ना। इसमें जो है आंसर होगा आपका लगभग 10,000 जो रैक पिकर्स हैं वो रहते हैं कहाँ पर, हाँ सीमापुरी में। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलेंगे। कहता है यहाँ पर व्हेन डिड साहेब कम फ्रॉम बांग्लादेश। साहेब बांग्लादेश से कब आया। ऑप्शन दिया हुआ 1965, 1971, 1961, 1999। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1971। ठीक है, 1971 में। दरअसल देखा जाए तो उसकी माँ ने क्या बताया था कि वहाँ बहुत बड़ा आंधी तूफान आया था। वो बात नहीं है, 1971 में जब वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, है ना, तो उस समय बहुत सा वहाँ पे लोग जो है सो जान बचाने के लिए वो भारत में शरण ले लिए थे, है ना। तो वही उसी टाइम पे जो है सो साहेब भी भारत आया और भारत आने के बाद वो दिल्ली के एक सीमापुरी क्षेत्र में बस गया और कूड़ा करकट चुन करके अपना जीवन यापन बिताना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलेंगे। हाउ मेनी ईयर्स द रैक पिकर्स लिव्ड इन सीमापुरी। सीमापुरी में रैक पिकर जो है कितने सालों से थे, है ना, या हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है मोर देन 10 ईयर्स, मोर देन 20 ईयर्स, मोर देन 30 ईयर्स, मोर देन 40 ईयर्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोर देन 30 ईयर्स। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलेंगे। कहता है व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ रैक पिकर्स। रैक पिकर्स के लिए, है ना, या रैक पिकर के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आइडेंटिटी, परमिट, फूड या हाउस। तो एक रैक पिकर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल करने के लिए फूड। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है हाउ मच मनी डज साहेब अर्न। जब साहेब जो है टी स्टॉल पे काम करने लग जाता है तो कितना मनी जो अर्न करता है, 500 रुपीज़, 800 रुपीज़, 1000 रुपीज़ या 1500 रुपीज़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 800 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है व्हाट डिड द मैन फ्रॉम उदीपी प्रे फॉर व्हेन ही वाज यंग। कहता है जब वह यंग होता है ना, वह आदमी जब यंग होता है, कहाँ का आदमी, उदीपी का आदमी, तो वो प्रे करता है टेम्पल के सामने में। क्या प्रे करता है। ऑप्शन दिया अ पेयर ऑफ ट्राउज़र, अ पेयर ऑफ शूज़, अ पेयर ऑफ फ्रेंड्स, या फिर एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन अ स्कूल। दरअसल अनीश जंग को एक मैन होता है जो उसको एक कहानी बताता है ना, कि उदीपी का एक व्यक्ति होता है, कहानी बताता है कि जब मैं यंग था तो मंदिर के सामने मैं भी एक जोड़ी चप्पल के लिए या जूते के लिए मैं प्रार्थना करता था कि मेरे पास भी जूते एक पेयर आ जाए। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा अ पेयर ऑफ शूज़। ठीक है ना, तो प्रे करता है कि मुझे भी कम से कम एक पेयर क्या मिल जाए, शू मिल जाए पहनने के लिए। चलिए क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 30 हो गया है जो पार्ट ए का है। अब यहाँ पे चलेंगे हम लोग पार्ट बी में जो एक मुकेश बेंगल मेकर से संबंधित होगा। 31 प्रश्न कहता है यहाँ पर कि हु वॉज मुकेश, मुकेश कौन था। ऑप्शन दिया अ रैक पिकर, अ बेंगल मेकर, अ स्विमर, या अ इंस्ट्रक्टर नहीं होगा यहाँ बच्चों, एन इंस्ट्रक्टर होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या होगा, एक एन इंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, आर्टिकल यहाँ जो लगेगा वो ए नहीं बल्कि एन लगेगा। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन बी अ बेंगल मेकर्स। तो मुकेश कौन था, एक बेंगल मेकर्स था। उसके बेंगल मेकर
मेकर्स फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है, वो भी काम करता था, ऐसी बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि वेयर डज मुकेश लिव, मुकेश जो है कहाँ रहता है, इन सीमापुर, इन फिरोजाबाद, इन दिल्ली या फिर इन ढाका। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इन फिरोजाबाद। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है व्हाट वाज द एम्बिशन और ड्रीम ऑफ मुकेश, मुकेश का लक्ष्य कह लो या सपना कह लो, क्या होता है, टू बिकम अ बेंगल मेकर्स, टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, टू बिकम अ बेंगल इंडस्ट्री ऑनर या ऑल ऑफ दीज। इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन बी, टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। देखिए अब मुकेश जो है, मुकेश का एक ड्रीम होता है, एक एम्बिशन होता है कि वो एक्चुअली क्या है ना, वो कि बेंगल मेकर्स के प्रोफेशन को पसंद नहीं करता है, वो बिल्कुल उसका अलग ही सोच होता है, उसका अलग ड्रीम होता है, वो बेंगल मेकर्स ना बन करके बल्कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ठीक है, ताकि वो कार को ड्राइव कर सके, उसमें जो कुछ भी है कुछ खराबी हो तो उसको बना सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलेंगे, कहता है द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स, जो सिटी है फिरोजाबाद वो फेमस है किसके लिए, कास्टिज्म के लिए, डर्टी के लिए, बेंगल्स के लिए या पॉवर्टी के लिए। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन सी, बेंगल्स के लिए। फिरोजाबाद फेमस है अपने बेंगल के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है फिरोजाबाद इज़ द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री। तो फिरोजाबाद जो है वो किस इंडस्ट्री का केंद्र माना जाता है, सेंटर माना जाता है, सेंटर पॉइंट है वो। ऑप्शन दिया है कॉटन इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री या ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन डी, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ठीक है। ग्लास ब्लोइंग मतलब जो कांच होता है शीशा, उसको गलाने का जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही वहाँ पे फेमस है, और वो सेंटर है दुनिया भर का जो है सो, यानी कि पूरे हिंदुस्तान का जो कांच है, जो कबाड़ी वाले जो बोतल वोतल ले जाते हैं आपसे आपके घरों से खरीद करके ना, ये सारे ग्लास को एक जगह इकट्ठा करके उसको तोड़ करके उसको भट्टी में डाल करके उसको गलाया जाता है, और गला करके एक नया शेप में उसको दिया जाता है, ठीक है। तो फिरोजाबाद जो है वो किस इंडस्ट्री का सेंटर है, वो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का वो सेंटर है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है एवरी फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड, है ना, प्रत्येक परिवार जो है फिरोजाबाद में एंगेज्ड है किसमें, इन मेकिंग कॉटन, कॉटन बनाने में, मेकिंग बेंगल्स, चूड़ी बनाने में, रैक पिकिंग, कूड़ा उठाने में या ऑल ऑफ दोज दीज। तो इसका सही जवाब होगा जो फिरोजाबाद के जो अधिक एवरी फैमिली जो हैं वो एंगेज्ड होते हैं, ऑप्शन बी, मेकिंग बेंगल्स में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकेम अ बेंगल मेकर्स। अब यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि मुकेश के पिता के का प्रोफेशन क्या था, है ना, बेंगल मेकर बनने से पहले, यानी कि जब वो बेंगल मेकर नहीं बना था उससे पहले वो क्या काम करता था। ऑप्शन, क्या वो एक कारपेंटर था, टेलर था, प्लम्बर था या क्लीनर था। तो सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन बी, टेलर था वो, ठीक है। जब और टेलर का प्रोफेशन अपनाया था, बाद में वो क्या बन गया, बेंगल मेकर्स बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 38 नंबर, द फ्रेल वोमेन इन मुकेश हाउस इन हिज। तो यहाँ पे सवाल पूछ रहा है जो फ्रेल वोमेन है, मतलब जो दुर्बल है ना, काफ़ी ज़्यादा दुबली पतली जो वोमेन है, जो औरत है ना, इन मुकेश हाउस, मुकेश के घर में, वो कौन है, इन हिज वह उसकी कौन लगती है ना। तो मदर, फादर, एल्डर ब्रदर्स वाइफ या वाइफ। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन सी, एल्डर ब्रदर्स वाइफ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलेंगे, कहता है मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ, मुकेश जो है किस फैमिली से बिलोंग करता है, फार्मर्स के फैमिली से बिलोंग करता है, रैक पिकर्स के फैमिली से बिलोंग करता है, बेंगल मेकर्स की फैमिली से बिलोंग करता है या फिर मोटर मैकेनिक के फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन सी, बेंगल मेकर्स के फैमिली से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलेंगे। 40 कहता है व्हाट आर द हैजर्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। हैजर्ड का मतलब हो गया है ना कि खतरा, इसका मतलब क्या हो गया, खतरा। व्हाट आर द हैजर्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने का क्या खतरा है। तो ऑप्शन दिया है पुअर हेल्थ, इम्पायर्ड विजन, मेजरेबल लाइफ, ऑल ऑफ दीज। तो सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। देखिए वहाँ पे ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में जब आप काम करेंगे ना, तो चारों ओर जो है सो गर्मी होगी, लाइट भी कम आते हैं, और जो एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा क्या होता है, डर्टी होता है। ऐसे में आपका हेल्थ भी पुअर हो जाएगा, इम्पायर्ड विजन आपको कम दिखेगा, और मेजरेबल लाइफ आपका और जो जीवन है वो भी बिल्कुल दयनीय हो जाएगा। तो इसलिए यही आपका क्या वहाँ का हैज़र्ड है। और एक चीज़ मैं और बता दूँ
वहाँ के जितने भी बेंगल मेकर्स होते हैं वो सभी एडल्ट होने से पहले क्या होता है, अपने आई साइट को, अपने आई विजन को खो देते हैं। यहाँ तक कि मुकेश के दादाजी भी जो हैं उन्होंने मतलब कहते हैं ना कि एज होने से पहले अपने आँखों क्या किए थे, खो दिए थे। तो अधिकांश जो बेंगल मेकर्स हैं वे जो हैं एडल्ट होने से पहले ही उसकी जो आई साइट जो है अपनी रोशनी वो खो देते हैं। बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो बैंगल जब बनाया जाता है तो उसकी जो वेल्डिंग किया जाता है या फिर उस पर पॉलिशिंग किया जाता है, तो पॉलिशिंग करते हुए उससे जो डस्ट है ना वो उनकी आंखों में एक परत सा रूप बैठ जाता है, जिसकी वजह से उसका आई साइट क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है कि 41 क्वेश्चन में हु एम्प्लॉयज़ द लोकल फैमिलीज़ इन फिरोजाबाद। हु एम्प्लॉयज़ यानी कौन जो है सो लोकल फैमिलीज़ को फिरोजाबाद में नौकरी देता है यानी काम देता है। ब्यूरोक्रेट्स, मर्चेंट्स, पॉलिटिशियंस या द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो जो लोकल फैमिलीज़ है फिरोजाबाद के उन्हें कौन जो है सो एम्प्लॉय है, मतलब नौकरी देने वाला कौन है, तो द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज़ का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का जो मेन फंक्शन क्या है भाई, अगर देखें तो मेन कार्य क्या है, टू मेक विंडोज़, टू मेक डोर्स, टू मोल्ड ग्लास एंड मेक कलरफुल बैंगल्स। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टू मोल्ड ग्लास, है ना, एंड मेक कलरफुल बैंगल्स। ग्लास मोल्ड का मतलब होता है सांचे में ढालना। तो जो ब्लोइंग जो ग्लास है, जो पिघला हुआ शीशा है, उसको एक सांचे में ढालना और ढालने के बाद उसको कलरफुल बैंगल्स बनाना, उस पर पॉलिश करके रेडी करना। ये ग्लास बैंगल ब्लोइंग इंडस्ट्री का क्या है, मेन फंक्शन है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रेन वर्क्स इन द ग्लास इंडस्ट्री। जो ग्लास इंडस्ट्री में बच्चों जो काम करते हैं उनका जो काम करने वाला जो कंडीशन है ना, वो कैसा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डार्क डिंगी सेल, विदाउट लाइट एंड एयर। तो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में जो काम करने वाले बच्चे होते हैं वो एक छोटे से अंधेरे कोठरी में काम करते हैं जहाँ पे लाइट और हवा सही से नहीं आती है। डजिंग एंड स्पार्किंग ऑफ वेल्डिंग लाइट, और जब वो चूड़ियों को जोड़ने का काम करते हैं ना तो उसमें क्या होता है, डजिंग यानी कि कहते हैं ना लपलपाती है रोशनी, स्पार्किंग करता है वेल्डिंग करने के बाद, ये भी होता है। हाई टेम्परेचर भी हाई होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये कंडीशन होता है ग्लास इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है व्हाट एक्सक्यूज डू द रैक पिकर्स गिव फॉर नॉट वियरिंग चप्पल्स। एक्चुअली रैक पिकर जो है वो क्या एक्सक्यूज देते हैं, है ना, अपने चप्पल ना पहनने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है मदर्स डोंट गिव, नो इंटरेस्ट, और ट्रेडिशन और दीज। तो सही जवाब होगा मदर्स डोंट गिव। ये एक्यूज देता है रैक पिकर, और ये एक्यूज कौन देता है, एक्सक्यूज, ये एक्सक्यूज देता है साहिब। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कहता है हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर चिल्ड्रेन कंडीशन ऑफ बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में जो बेंगल मेकर्स की जो दयनीय स्थिति है ना, इसके लिए उत्तरदायित्व कौन थे, है ना। तो ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे पेरेंट्स, सोसाइटी, ब्यूरोक्रेट्स या ऑल दीज। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑल दीज। देखा जाए तो पेरेंट्स अपने बच्चों को जानबूझकर ढकेल रहे हैं, सोसाइटी पूरा वही था, सब लोग काम करने पे लगे हुए थे। ब्यूरोक्रेट्स जो है, जो एक संस्था होती है बाल मजदूरी को रोकने के लिए, वे भी जो है फिरोजाबाद में वहाँ पे नेगलेक्ट कर जाती है। तो मैं कह सकता हूँ उनकी जो पुअर कंडीशन है बेंगल मेकर्स की फिरोजाबाद में, उसके लिए तो सभी जमींदार हैं, ऑल ऑफ दीज होने चाहिए। ठीक है, लेकिन बेसिकली अगर देखें तो पेरेंट्स सबसे ज़्यादा क्या है, जिम्मेदार है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया 45 क्वेश्चन इस चैप्टर से कंप्लीट हो गया। और 45 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ लिए ना तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आप छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपको पसंद आया, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारा जो चैनल है द एजुकेशन कैंपस, इसको आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपके अगर वाकई में ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं ताकि उसका भी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके घर बैठे बैठे, और अच्छा प्रदर्शन एग्जाम में कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक मन लगाकर आप लोग पढ़ते रहिए।